हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पिछले लेक्चर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट बाकी था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने कि प्रीएम्बल किसे कहते हैं, प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स क्या हैं। इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे इसके। उसके बाद हमने कीवर्ड्स शुरू किए थे इसके। कीवर्ड्स में हमने पढ़ लिया था सोशलिस्ट पढ़ा हमने, सेकुलर पढ़ा हमने, डेमोक्रेटिक पढ़ा हमने, रिपब्लिक पढ़ा हमने, और आज हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मींस जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो प्रीएम्बल जो है उसमें इम्बाइब्ड है। उसमें बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका, दैट इज जस्टिस। आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस एक वर्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस जो है इसमें लिखा गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस का क्या कंसेप्ट है वो प्रीएम्बल में इम्बाइब है। तो चलिए शुरू करते हैं जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो जस्टिस का कंसेप्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, सेकेंड इज इकोनॉमिक जस्टिस, and last one is political justice. हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ लेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सोशल जस्टिस ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, सबकी जो इंपॉर्टेंस है, सबको जो ट्रीटमेंट है वो इक्वल ही दिया जाएगा। किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा रंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। सबके सब लोग सोशल जस्टिस के तहत इक्वल ट्रीटमेंट के हकदार है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज सोशल जस्टिस। Other is economic justice. That is no discrimination on the basis of economic means or wealth. कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हर एक वो इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक वेल्थ है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा इकोनॉमिक मीन्स है, किसी के पास कम है। उससे कॉन्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे इंसान जो है उनको प्रॉपर इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। सारे लोग जो है उनमें किसी भी इंसान को कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। एवरी पर्सन, हर एक इंसान को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके पास प्रॉपर्टी कम है वो वोट नहीं डाल सकता, या जिसके पास वेल्थ नहीं है तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी चीज प्रीच नहीं करता है। Our constitution simply says that every person have equal political right irrespective of wealth, caste, sex, creed, gender, जो भी है, कुछ किसी बेस पे भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है everybody has right to contest election. Every person not less than 18 years have right to vote. Every person, irrespective of his caste, sex, creed, has right
of participation in government functioning. होप सो आपको पता चल गया होगा। जस्टिस, जिसमें सोशल जस्टिस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी सिटीजन का किसी भी आधार पे। इकोनॉमिक जस्टिस, वेल्थ के आधार पे हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। पॉलिटिकल जस्टिस, हर एक इंसान के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है, किसी के पास अब किसी के पास भी फेवरेटिज्म या फेवर नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट का या पर्टिकुलर वेल्थ एक्वायर करने वाला इंसान ही इलेक्शन लड़ सकता है या वोट डाल सकता है। हर एक इंसान वोट डाल सकता है, हर एक इंसान गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन में पार्ट ले सकता है। दिस इज first objective of preamble of first objective of constitution being imbibed in our preamble, that is. Second is liberty. The word itself is enshrined in the preamble of the constitution. Constitution में ये word as such mentioned है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है absence of restraint on the activities of individual. Students, liberty means आजादी। एक आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी चीज को, किसी काम को करने के लिए, किसी थॉट प्रोसेस को जनरेट करने के लिए, किसी फेथ को मानने के लिए, ठीक है। उस चीज को हम बोलते हैं लिबर्टी, विच इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ऑल्दो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी के दो कंसेप्ट है, एक है नेगेटिव कंसेप्ट, ये है नेगेटिव कंसेप्ट, दैट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्ट। मींस स्टेट ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी आपके लिए कि आपको कोई हिंड्रेंस ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो कोई भी चीज को परस्यू करने के लिए, ठीक है। कोई स्टेट आपको आपके काम में इंटरफेयर ना कर रही हो या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपको परेशान ना कर रहा हो कि आप अपने काम को कर सको। दिस इज नेगेटिव कंसेप्ट, बट देयर इज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑल्सो। स्टेट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, तो रिस्ट्रेंट का एब्सेंस तो करेगी ही करेगी, हिंड्रेंसेस को दूर करेगी ही करेगी, साथ में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगी। अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल योर डिजायर्स। हिंड्रेंस को रिमूव करना स्टेट का काम है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट करना है। आपको सही टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सको और अपने आप को अपने काम को प्रॉपर्ली कर सको। तो दिस इज पॉजिटिव कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? स्टेट ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेगी आपके लिए जिससे आप अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली कर सको, ठीक है। लिबर्टी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस किस चीज की लिबर्टी देता है? पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट। इसका मतलब यह है कि आप फ्रीली सोच सको। कि मैन विदाउट ब्रेन इज एन एनिमल। एक अगर आपके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, अगर आपको ऐसा कल्चर नहीं मिल रहा है कि जहां आप प्रॉपर्ली अपने थॉट प्रोसेस को जनरेट कर सको, तो आप में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी ऑफ थॉट की परमिशन देता है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को जनरेट कर सकें। थॉट ही आगे जो है बाद में इस देश के लिए अच्छी चीजें जो है वो, फ्रूटफुल चीजें जो है वो आगे बनती हैं बिकॉज ऑफ थॉट। सेकेंड इज लिबर्टी ऑफ फेथ। आप किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी फेथ है आपका, आप उसको प्रॉपर्ली परस्यू कर सकते हो बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। ये चार ऐसे एक्सप्रेशन है वर्शिप, ये चार ऐसे लिबर्टीज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड वर्शिप। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहां पे सबके पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो है वहां पे मेंशन होंगे। थॉट का अलग होगा, बिलीफ का अलग होगा, वर्शिप का अलग होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से इसको वहां पे प्लेस किया हुआ है। अगले टॉपिक में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे इनको सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा। Okay friends, see, the second objective of Indian Constitution is liberty.
लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन टू द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। साथ में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा स्टेट कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, एंजॉय कर सको अपनी फ्रीडम को। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, थॉट प्रोसेस के लिए। लिबर्टी ऑफ फेथ, आप जो भी वर्शिप, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी फेथ को मानते हो, उसको परस्यू कर सको। जिस भी बिलीफ को मान सकते हो, जिस भी रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हो, आप उसकी आपको पूरी आजादी है, आप खुल के उस पर परस्यू कर सकते हो। बट फ्रेंड, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, योर लिबर्टी हिंडर्स द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ऐसा नहीं है। इसमें एक लिमिट है कि आपने आपकी एक्टिविटीज जो है वो विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेमैन में इसका मतलब यह है कि लिबर्टी का मतलब यही नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कुछ भी करो। आप लिबर्टी के नाम पे किसी की डेथ कर, किसी को मार दो, किसी का मर्डर कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। लिबर्टी मीन्स एक्टिविटीज विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स यू डोंट हैव लाइसेंस। आपको लाइसेंस नहीं दिया गया है, यू डोंट हैव लाइसेंस, यू हैव टू रिमेन विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकमात्र इसकी लिमिटेशन है। क्या कौन सी लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है? वो हम फंडामेंटल राइट्स में लिबर्टी के कंसेप्ट में पढ़े। होप सो आपको लिबर्टी का कंसेप्ट समझ आ गया। थर्ड वन इज इक्वालिटी। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वर्ड भी एक्सप्लिसिटली प्रेमर में मेंशन किया है। इक्वालिटी मींस एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी प्रिविलेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, ये एक, इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करता है। सबके सब जितने भी सिटीजन हैं सोसाइटी के, सब एक जैसे ही कंसिडर किए जाएंगे। इसमें जो वेरियस फीचर है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में आता है। इसका मतलब लॉ के सामने सब एक जैसे, कोई अमीर कोई गरीब, एक लॉ सबके लिए एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिच के लिए अलग लॉ होगा और पुअर के लिए अलग लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ्स दैट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी सिटीजन ऑफ द सोसाइटी विल बी कंसिडर एज इक्वल बिफोर लॉ। एक ही लॉ सब सिटीजन को कंसिडर किया जाएगा, किसी के लिए स्पेशल लॉ नहीं होगा। सेकेंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी को स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमीर का बच्चा है तो उसको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो पहले ही जाके किसी कुर्सी पे आके बैठ जाएगा, और गरीब के बच्चे को जो है वो नहीं दी जाएगी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में आता है, विच मीन्स एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल गेट अ सेम अपॉर्चुनिटी। एक अमीर के बच्चे और एक गरीब के बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, इक्वल मेरिट कंसिडर किया जाएगा। थर्ड वन इज prohibition of discrimination on the basis of caste, sex, color, creed, place of birth, ये वाला आर्टिकल 15 में आप याद रख सकते हैं इसको। हालांकि मैं आपको डिटेल में ये पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स में, फिर भी आप इसको याद रखें।
इक्वालिटी मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ना कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव होगा, ना सेक्स के जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी, ना क्रीड के, ना प्लेस ऑफ बर्थ के, ना रेस। मीन्स ये जो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ यूज किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इनके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है बेसिस ऑफ ओनली कास्ट, सेक्स, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस। और कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बदलाव ला सकता है, बट इन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते। कौन सी क्राइटेरिया है जहां पे ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये पता चला होगा आर्टिकल 15 के बारे में। अदर इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये वाला प्रोविजन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। एज यू ऑल नो, इट कम्स अंडर आर्टिकल 17। इट मींस एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मींस कि पहले क्या होता था कि सोसाइटी में अनटचेबिलिटी नाम का एक सिन जो था वो बड़ा प्रेवलेंट था, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को के साथ अनटचेबिलिटी करते थे, भेदभाव करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया कि अब जो इंसान इस अनटचेबिलिटी को ब्रीच करेगा उसको प्रॉपर लॉ के अंडर जो प्रॉपर पनिशमेंट है वो दी जाएगी। तो ये वाला जो सेक्शन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। एंड द लास्ट वन इज abolition of titles, that is article 18। abolition of title means कि आपने देखा होगा पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत सारे टाइटल्स लेते थे अपने साथ, जैसे राजा महाराजा कुछ आगे नाम होता था, 2-3 टाइटल पहले ले लेते हैं, तो श्री 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 समथिंग ऐसे वर्ड के साथ लगा देना। वो चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक इक्वालिटी प्रमोट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि जिसके नाम के आगे ये टाइटल्स लगे थे वो बड़ा सुपीरियर माना जाता था, जिनके नाम के आगे नहीं लगते थे वो बड़े इंफीरियर माने जाते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अंडर आर्टिकल 18 इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल कर दिया। अब कोई भी इंसान टाइटल्स जो है अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। The next one is fraternity. Students, fraternity का मतलब है the sense of brotherhood. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि देश बहुत बड़ा था, देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थी, अलग अलग वेशभूषा, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग जो थे इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर समाये हुए थे। तो उनके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए फ्रेमवर्क में एक वर्ड एंटरटेन किया गया, व्हिच नेम इज फ्रेटर्निटी, मींस सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, इसी सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आया। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप है। स्टेट की सिटीजनशिप अलग और फेडरल सिटीजनशिप अलग। पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी रीजनल एस्पिरेशंस इतनी ज्यादा थी कि हमें डर था कि कहीं अगर हम डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लाते हैं तो रीजनल एस्पिरेशन इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि जो सेसेशनिज्म का रीजन बने। इसलिए देश में हमारे फोरफादर्स ने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लाया ताकि सारे देश के सिटीजन एक समान हो और सबके सारों के अंदर एक फीलिंग हो ब्रदरहुड की, एक यूनिटी की एक फीलिंग हो। ठीक है, दिस वाज सेंस ऑफ ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी में सिंगल सिटीजन, दो कंसेप्ट। और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हमने इसको ऐड किया। हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट harmony and peace among various people of country। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की है जो सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसी फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट के साथ एक वर्ड और ऐड किया गया, इंटीग्रिटी। अब फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी में फर्क क्या है?
जो फ्रेटर्निटी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, मींस आपस में ब्रदरहुड होना, लोगों का आपस में भाईचारा होना। पर ये जो इंटीग्रिटी है ये एक टेरिटोरियल इंटीग्रेशन के लिए वर्ड को ऐड किया गया, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। खाली लोगों का साथ जुड़ना जरूरी तो है ही है, साथ ही जो हमारे डिफरेंट टेरिटरीज है उनका भी आपस में मिलना फ्रेटर्निटी कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करता है। इसलिए ये वर्ड इंटीग्रिटी जो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ऐड किया गया। मैंने आपको बताया था दो वर्ड जो साथ में थे, फर्स्ट इज सोशलिस्ट, अदर इज सेकुलर। ये तीन वर्ड जो थे ऐड किए गए। 10 ये जो थे मेजर हमारे फीचर्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो प्रियम्बल में मेंशन करे हुए हैं। नेक्स्ट इज, अब हम प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि प्रियम्बल की कंट्रोवर्सी क्या है। हुआ यूं कि हमारा प्रियम्बल जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाला गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पहले इंडेक्स लिखा जाता है, उसके बाद कंटेंट लिखा जाता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा केस नहीं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके बाद प्रियम्बल ऐड किया। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों करा। ऐसा इसलिए करा ताकि प्रियम्बल का पोर्शन, प्रियम्बल के पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब लिखे हुए जितने भी पार्ट्स थे वो रेजोनेट करे, मैच कर जाए। ऐसा ना हो कि हम प्रियम्बल कुछ और लिखे और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा जाए। तो हमने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कॉन्स्टिट्यूशन को इको करते हुए एक प्रियम्बल ऐड कर दिया ताकि वो आपस में मैच कर जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले लिखा गया, प्रियम्बल जो है बाद में लिखा गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस प्रियम्बल वाज रिटन फर्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन फर्स्ट। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, प्रियम्बल वाज एडेड लेटर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, इसमें आपने दो केसेस पढ़ने हैं, एक बेरोबेरी केस और एक केशवानंद भारती केस। जो बेरोबेरी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि प्रियम्बल जो है इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरोबेरी केस ये कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाद में ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ऐड किया गया, इसलिए ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस ने इसको रिजेक्ट करके बोला कि प्रियम्बल जो है इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आ सकता है, which case stated that preamble is the essential part of constitution? You must know केशवानंद भारती केस। इसलिए मैंने ये दो लाइंस अलग अलग लिखी कि बेरोबेरी केस बोलता है कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती केस बोलता है कि इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ इसके अमेंडमेंट में केशवानंद भारती ने कहा कि यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो, बट विदाउट destroying its basic structure। ये लाइन भी आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकती है? यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडमेंट, उसमें अमेंड हम कर सकते हैं। और वो अमेंडमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रॉय करके होनी चाहिए। और आपको बताया कि एक बार प्रियम्बल जो है अमेंड हो चुका है, जिसमें हमने 3 वर्ड्स सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रेटेड जो वर्ड है उसमें ऐड किए। ठीक है, इसी के साथ ये प्रियम्बल का टॉपिक हमारा खत्म। अब हम करेंगे लास्ट ईयर पूछे गए इसके क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, पिछले साल का एक क्वेश्चन आया है, द वर्ड सोशलिस्ट and secular were added to
preamble by option A 41st Amendment Act, option B 44th Amendment Act, option C 46th Amendment Act, and option D 42nd. See, very simple question. वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर प्रियम्बल में कब ऐड किए गए? वीडियो अच्छे से देखोगे पता चल जाएगा। मैंने 3-4 बार लिखा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग is not included in preamble of Indian Constitution? Option A equality, option B liberty, option C dignity, option D justice. सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एक वर्ड जो है, एक एक कीवर्ड जो है आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो पे। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये डिग्निटी वर्ड कहीं नहीं आया प्रेमबल में। आप जब भी प्रेमबल पढ़ोगे डिग्निटी वर्ड नहीं आएगा, तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। नॉट इंक्लूडेड लिखा है तो मींस सी इज द आंसर। और ये डिग्निटी वर्ड कहाँ आया है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे वहां आपको समझाएंगे। गॉट इट? The last question is very important question. ये भी पिछले साल पूछा गया है। The Constitution of India deserves ultimate authority from A. Supreme Court of India, B. Parliament of India, C. People of India, and D. Constituent Assembly. अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपने मैंने पहला वीडियो मेरा आपने देखा होगा, उसमें मैंने प्रेमबल लिखा है, स्टार्ट किया वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट इटसेल्फ शोज कि मैंने आपको समझाया भी था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास है। तो इसका आंसर क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का किसके पास है? ब्रिटेन के पास। और सुप्रीम कोर्ट इंडिया का नहीं, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का जो है समवट अथॉरिटी प्रमोट करता है। पूछा नहीं जाएगा आपसे, पर ऐसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अल्टीमेट अथॉरिटी यूएस में सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, और इंडिया में पीपल ऑफ इंडिया है। दिस मच वाज इन दिस टॉपिक preamble. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फंडामेंटल राइट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से और फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, दोनों ही अच्छे से पढ़ेंगे। होप सो preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स हो, जहां नहीं समझ आ रहा हो, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर दूंगा। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, सपोर्ट अस। थैंक यू और अच्छे से मेहनत करें।